Good morning students, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग का इंट्रो, उसकी हिस्ट्री, कैसी लैंग्वेज है, कहाँ-कहाँ उसका यूसेज है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको वो सॉफ्टवेयर्स बता दिए थे जो सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग करने के लिए मैंडेटरी है या जिसे आप यूज कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है उसमें आज हम अपना पहला सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, क्या कंसेप्ट है, सारी चीजों के बारे में जानेंगे और पहला प्रोग्राम रन करके देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक, सबसे पहले मैं आपको आज के लेक्चर में वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा इंट्रो दिया था उसी का रिटन फॉर्मेट थ्योरी लिख दूंगा ताकि आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सके उन्हें। उसके बाद फिर हम आगे पहला प्रोग्राम और स्ट्रक्चर देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, चल तो आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको इस लैंग्वेज के थोड़े बहुत इंट्रो जो मैंने लास्ट क्लास बताई थी लास्ट लेक्चर में, उन्हीं को रिटन फॉर्मेट में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकें। सी, ठीक है, पहला पॉइंट, सी प्रोग्रामिंग इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ये डेवलपर था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब जो स्टूडेंट्स पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ चुके हैं उनको केस सेंसिटिव का मीनिंग पता होगा कि कोई लैंग्वेज को अगर केस सेंसिटिव बोला जाता है तो उसका क्या मतलब है। बट जो अभी कोडिंग में नए हैं, पहली प्रोग्रामिंग अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, केस सेंसिटिव में लैंग्वेज में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ, मान लो लिखता हूँ PRINCE सब कैपिटल लेटर में, और फिर उसी के जस्ट आगे मैं नाम स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, तो ये प्रोग्रामिंग के लिए ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। हमारे लिए भाई ह्यूमन के लिए ये भी प्रिंस लिखा हुआ है और ये भी प्रिंस लिखा हुआ है, बट प्रोग्रामिंग के लिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से बनी होती हैं, उनको आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। केस सेंसिटिविटी का रूल है यहाँ पे। अगर आप केस सेंसिटिविटी को छोड़ोगे, मिस करोगे, तो कोड आपको एरर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। थर्ड पॉइंट, सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट कंटेन्स सम फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ फीचर्स इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस के होते हैं, और एंड सम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसलिए सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंडर आती है। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स जैसे प्री डिफाइंड चीजें हाई लेवल लैंग्वेज से निकाली गई हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं जो आज भी अपनी लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेजेस में जो चलते थे उन्हीं को यूज किया जाता है। इसलिए लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट सी के बारे में। ठीक, सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक, अब जिन स्टूडेंट्स को कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस पता है, उनको तो भाई ये पता होगा कि कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। स्टिल जो नए हैं यहाँ पे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। भाई लैंग्वेजेस ना दो सॉफ्टवेयर्स पे चलती है, और कह सकते हो कि उनको चलाने के, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए प्री डिफाइंड जो आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं वो दो हैं। पहला है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर की वर्किंग जो है और इंटरप्रेटर की वर्किंग जो है, दोनों कोड को एग्जीक्यूट ही करते हैं, बट दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है। एक कोड को लाइन बाय लाइन चलाता है, जो इंटरप्रेटर होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन चलाता है। अब लाइन बाय लाइन चलाने से फायदा क्या है कि मान लो आपने एक 10 लाइन्स का कोड बनाया है और 10 लाइन्स के कोड में थर्ड लाइन में एरर है,
तो जो इंटरप्रेटर है वो थर्ड लाइन का जैसे ही एरर आपको देखेगा वो उसी टाइम आपके कोड को रोक देगा और आपको बोलेगा जब तक आप इस एरर को ठीक नहीं करोगे आप वो आगे नहीं रन करता कोड को। बट एक कंपाइलर जो होता है, जो कंपाइलर होता है वो कोड को पूरा एक बार में ट्रैवर्स कह सकते हो कंपाइल कर लेता है पूरा। कंपाइल करने के बाद उसको जिस जिस लाइन में एरर दिखते हैं वो एक ही बार में वो सारे एरर दिखा देता है। भाई इंटरप्रेटर और कंपाइलर का वर्किंग डिफरेंस यही है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है तो वो एरर भी लाइन बाय लाइन ठीक कराता है। तीसरी लाइन में एरर है तो पहले ठीक करो फिर आगे चलेगा, फिर छठी लाइन में एरर है तो उसे ठीक करो तो आगे चलेगा। बट कंपाइलर क्या करता है, सारे कोड को एक ही बार में कंपाइल करता है और वहां जहां जहां एरर है एक साथ आपको दिखा देता है कि भाई इस लाइन में एरर है, इस लाइन को मतलब इन एरर्स को आप करेक्ट करो तो मैं आगे एग्जीक्यूट कर जाऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, तो सी प्रोग्रामिंग के बारे में जानने के लिए इतनी चीजें आप लोगों के लिए इनफ है। बाकी भाई वही यूज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये वो XYZ चीजें, ठीक है। हम यहाँ लैंग्वेज सीखना है, बस इतना इनफ है थ्योरेटिकल इसके बारे में जानने के लिए जो जरूरी था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलता हूं मैं अपने पहले सी प्रोग्राम पे। बट सी प्रोग्राम कराने से पहले मुझे आपको प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चलता है, कैसे कोड बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है भाई, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले शायद पाइथन को इम्प्लीमेंट किया होगा उसके बाद सी पे आ रहे होंगे, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सी से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज की जर्नी। ठीक, तो मैं आपको सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्योंकि पाइथन से भी कंपेयर किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और जो नए हैं उनके लिए तो भाई नई चीज है ही है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, अब जिन बच्चों ने पाइथन पढ़ी हुई है, जिन स्टूडेंट्स ने पाइथन पढ़ी हुई है, उन्हें एक बात पता होगी कि पाइथन में जो फंक्शंस मेथड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक मेथड होता है प्री डिफाइंड, एक मेथड होता है मॉड्यूलर, और एक मेथड होता है यूजर डिफाइंड। तीनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? जो प्री डिफाइंड मेथड होते हैं वो आपकी, नाम ही उनका प्री डिफाइंड है, तो वो पहले से हमारी पाइथन लाइब्रेरी में बने हुए हैं। पाइथन से कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे सी को, और सी प्लस प्लस जावा में ये सेम है। जो मैं सी में बताऊंगा वही चीज सी प्लस प्लस जावा में सेम है, बस पाइथन से थोड़ा अलग कंसेप्ट है तो वहां पे इसलिए कंपेरिजन करते हैं। तो पाइथन में जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है, पहले से हमारी पाइथन लाइब्रेरी में बने हुए हैं। अब क्योंकि वो पहले से लाइब्रेरी में बने हुए हैं तो आप उनको उनके नाम से बुलाओ और जो भी काम उनका डिफाइन हो रखा होगा लाइब्रेरी में वो उसी काम को आपको आपके लिए कर देंगे। ये हुआ प्री डिफाइंड फंक्शन पाइथन के। दूसरा फंक्शन होता है मॉड्यूलर फंक्शन। मॉड्यूलर फंक्शन भी पाइथन के पहले से बने ही होते हैं, प्री डिफाइंड ही होते हैं हमारी पाइथन लाइब्रेरी में। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मॉड्यूलर फंक्शन है वो एक मॉड्यूल के अंडर बने होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन सीधा लाइब्रेरी के अंदर बने हैं, बट मॉड्यूलर फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर बने हैं। मतलब अगर आपको उन फंक्शंस को यूज करना है तो आपको पहले उनके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, पहले उनके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, पाइथन प्रोग्रामिंग का len फंक्शन, लेंथ, जो एक किसी भी सीक्वेंस की लेंथ निकाल के हमें देता है, वो len फंक्शन प्री डिफाइंड है। तो मैं कोड में कहीं भी लेंथ ऑफ दिस लिखूंगा ना तो ऑटोमेटिकली वो उस सीक्वेंस की लेंथ निकाल के दे देगा। इस लेंथ फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे कोई मॉड्यूल अलग से कुछ इंपोर्ट नहीं लिखना पड़ता स्टूडेंट्स। बट अगर मैं सी प्लस प्लस का या सॉरी पाइथन का SQRT फंक्शन यूज करता हूं, SQRT जो एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है, तो आप कोडिंग में अगर SQRT को डायरेक्टली यूज करोगे ना तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि SQRT जो फंक्शन है वो मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है। कौन से मॉड्यूल का? मैथ। तो इसका मतलब अगर मुझे SQRT को यूज करना है तो पहले मुझे कोड में इंपोर्ट मैथ लिखना पड़ेगा और फिर मैं SQRT फंक्शन को यूज कर सकता हूं। बट len के लिए ऐसा कुछ नहीं था। len के लिए हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली len को लिखते हैं और वो चल भी जाता है। यही डिफरेंस होता है प्री डिफाइंड और मॉड्यूलर फंक्शन। दोनों प्री डिफाइंड ही होते हैं, बट ये एक मॉड्यूल में डिफाइंड होता है तो इस वजह से इसको यूज करने के लिए हमें इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ता है। और तीसरी चीज जो है वो यूजर डिफाइंड। तो भाई यूजर डिफाइंड फंक्शन तो कोडर खुद अपना खुद का फंक्शन बनाता है, तो वो एक अलग चीज है, वो आप इधर भी सीखोगे खुद का फंक्शन बनाना सी प्रोग्रामिंग में भी। तो मेन था मॉड्यूलर और प्री डिफाइंड में डिफरेंस जानना। ये बात मैंने पाइथन की क्यों बताई इधर, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन दो ही तरीके के हैं। पाइथन में तीन थे, प्री डिफाइंड, मॉड्यूलर, यूजर डिफाइंड। बट सी प्रोग्रामिंग में दो तरीके के फंक्शन है। एक आप कह सकते हो प्री डिफाइंड या मॉड्यूलर ही कह लो उन्हें, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो मॉड्यूलर नहीं है।
ठीक है, मतलब हर फंक्शन को यूज करने के लिए आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, और अल्टीमेटली यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल नहीं होता है, हेडर फाइल उसी का ऑल्टरनेट टर्म है। आप कह सकते हो कि जो हमने पाइथन में मॉड्यूल बोला वही चीज सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल होती है। ठीक, तो आपका सी के स्ट्रक्चर में, बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में पहली चीज ही जो आती है वो आती है हेडर फाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्री डिफाइंड चीजें हैं वो डायरेक्टली प्री डिफाइंड नहीं है, किसी ना किसी हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है। और अगर कोई चीज किसी हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है तो पहले मुझे उनकी हेडर फाइल को बुलाना पड़ता है, तभी मैं उसको यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने मॉड्यूल के बारे में बताया था कि अगर एसक्यूआरटी मैथ में प्री डिफाइंड है तो पहले मुझे मैथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं एसक्यूआरटी को चला सकता हूं। तो सेम केस सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं जो डायरेक्टली प्री डिफाइंड है, हर चीज किसी ना किसी हेडर फाइल के अंडर आती है। तो इसलिए हर प्रोग्राम में हेडर फाइल तो लगनी ही है। आप इनफैक्ट अगर डिस्प्ले भी करते हो ना, तो यहाँ डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन उसका नाम printf है, ये printf फंक्शन भी एक हेडर फाइल के अंडर आता है। उस हेडर फाइल का नाम है स्टूडेंट्स stdio.h, stdio.h। तो होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज हेडर फाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज बिना हेडर फाइल के डिफाइंड ही नहीं है, तो हम कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बुला सकते, हमें सबसे पहले हेडर फाइल लगानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही हम अपना कोड आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी चीज को चला सकते हैं। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम में पहली चीज आई हेडर फाइल। दूसरी चीज आती है मेन फंक्शन। कोड यहीं से एग्जीक्यूशन अपनी शुरू करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो प्रोग्राम आपको बनाना है, जैसे हेडर फाइल तो आ गई सर, मुझे समझ आ गया कि हेडर फाइल प्रोग्राम में यूज करी जाने वाली चीजों के लिए लगेगी। भाई अगर मैं printf बुला रहा हूँ तो printf के लिए जो हेडर फाइल है उसका नाम stdio है, तो मुझे वो हेडर फाइल बुलानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं मेन में मतलब हेडर फाइल इसलिए जरूरी है। अब मेन फंक्शन किस लिए जरूरी है? हमारा जो सी का कंपाइलर होता है ना स्टूडेंट्स, वो जब भी कोड को रन करता है तो वो ना हेडर फाइल देखता है ना उसके नीचे का कुछ लिखा हुआ देखता है, वो सीधा देखता है कि मेन फंक्शन बच्चे ने कहाँ लिखा है या इस कोड में मेन फंक्शन कहाँ रिटर्न है। वो सीधा मेन फंक्शन के पास जाएगा और वहां से आपका कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो सर फिर हेडर फाइल किस लिए होती है और हेडर फाइल कब देखता है हमारा कंपाइलर? आपने बोला कि कंपाइलर सिर्फ मेन फंक्शन देखेगा, तो वो अभी मैं एक कोड बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि कब हेडर फाइल पे जाता है चेक करने के लिए हमारा कंपाइलर। फिलहाल आप ऐसे ध्यान रखो कि हर कोड में एक हेडर फाइल आएगी और मेन फंक्शन आएगा, और इस मेन फंक्शन के अंदर ही हम कोड की बॉडी बनाएंगे। हमें जो कोड में करवाना है वो मेन फंक्शन के अंदर डाला जाता है। क्लियर? ठीक है। सिंटेक्स, हेडर फाइल लगती कैसे है? अगर कोडिंग करनी है तो आपको हैश इंक्लूड लिखना पड़ता है और फिर कोन ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी हेडर फाइल का नाम डालना होता है। कौन सी हेडर फाइल किस पर्पस के लिए होती है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स। कौन सी हेडर फाइल किस पर्पस के लिए होती है आगे बताया जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम क्योंकि अपना पहला प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हेडर फाइल कैसे लगती है और दूसरी चीज मेन में कोड कैसे बनता है। ठीक है, तो मैंने लगाया सिंटेक्स में हैश इंक्लूड अपनी हेडर फाइल का नाम .h हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन शुरू करता हूं। ठीक है, अब मेन एक फंक्शन है तो भाई उसके आगे सर्कुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज होंगे। यही मेन फंक्शन जो है इसी के अंदर हम अपना बॉडी ऑफ कोड लिखते हैं। जो भी कोड में लिखना है वो यहाँ लिखा जाता है और फिर हमारा प्रोग्राम बन, और हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही भाई एक सी प्रोग्राम बनता है, जैसे कि हेडर फाइल आई और हेडर फाइल के बाद इंट मेन आया और इंट मेन के करली ब्रैकेट के अंदर आप बॉडी बनाते हो कोड की बॉडी इंट मेन के करली ब्रैकेट के अंदर बनाते हो। कैसे? एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। एग्जांपल कराने के लिए मैं पहले तो अपना जो भी मैंने इधर लिखा है उसको कमेंट आउट कर देता हूँ जरा, वरना एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, मैंने इसे कमेंट आउट किया, सेव कर देता हूँ फाइल को सी कोड 3.cpp सी की एक्सटेंशन .c होती है स्टूडेंट। सेव किया कोड को। अब यहाँ मैं आपको अपना पहला प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ जिसमें मैं अपना नाम प्रिंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लगाया हैश इंक्लूड। अब सर यहाँ पे कौन सी हेडर फाइल लगाऊं मैं? भाई देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जो printf फंक्शन है, अब किसी भी कोड में आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो वो प्रोग्राम कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा ना स्टूडेंट, कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा। अब कुछ ना कुछ आउटपुट देगा तो ऑब्वियस है कि उस कोड में printf फंक्शन लगा होगा, ऑब्वियस है कि उस कोड में printf फंक्शन लगा होगा, तभी आउटपुट स्क्रीन पे डेटा आएगा। ठीक, दूसरी बात, printf फंक्शन जो आता है वो कौन सी हेडर फाइल के अंदर आता है? उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। इस हेडर फाइल का पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हेडर फाइल तो हर कोड में लगनी है। उसका रीजन क्या है, हर कोड में प्रिंटफ आता ही आता है। भाई देखो, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, जब तक वो प्रोग्राम कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा तब तक आपको उस प्रोग्राम का मतलब ही क्या है। आप कितनी भी कैलकुलेशन करा लो, डिस्प्ले तो कराना पड़ेगा ना कुछ आउटपुट, रिजल्ट तो चाहिए होगा आपको। अब रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए प्रिंटफ लगेगा, और प्रिंटफ लगेगा तो stdio डालना जरूरी है। तो इसका मतलब हर कोड में stdio तो आनी है। ये बच्चे सारे लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि आप अगर सी प्रोग्रामिंग का कोड बना रहे हो, हाँ, अनलेस आप कोई ऐसा टॉपिक यूज कर रहे हो जिसमें हेडर फाइल की नीड नहीं है या सिर्फ फंक्शन बनाना है, इतना ही कंसेप्ट है, तब नहीं आएगी। बट आप प्रॉपर कोड बना रहे हो तो वहां पे आपको हेडर फाइल की जरूरत है, जिसमें stdio तो फिक्स है, वो तो आनी है। ठीक, अब मैंने हेडर फाइल डाल दी जो जरूरी थी। इंट मेन फंक्शन शुरू किया, और मेन फंक्शन में आके मैंने कौन से फंक्शन को बुलाया, प्रिंटफ। भाई देख लो, यही फंक्शन अभी मैं आगे नेक्स्ट क्लास में प्रिंटफ को भी डिटेल पढ़ाऊंगा कि प्रिंटफ करता क्या है, कैसे चलता है। अभी मैंने बस ओरली बता दिया है कि ये एक डेटा को डिस्प्ले करता है आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक, और मैंने रिटर्न 0 लिखा और सेव कर दिया। अब मैं इस कोड को रन करूंगा और आउटपुट पे आप देखोगे कि मेरा नाम आएगा। ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, आप लोग चेक करोगे कि जो आउटपुट स्क्रीन है वहां मेरा नाम आउटपुट में आ गया। एक और चीज ऐड या डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, रुको। मैं इसी में एक और प्रिंटफ लगाता हूँ। प्रिंटफ, मान लो एक और नाम पास कर देता हूँ। ठीक, अब फिर से कोड को रन करते हैं। एग्जीक्यूट पे जाना है, कंपाइल एंड रन। आप चेक करोगे कि अब 2 नाम आउटपुट में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो भाई ये था हमारा पहला सी प्रोग्राम। अभी कई बच्चों को बहुत सारे डाउट होंगे इस कोड में कि सर मेन के आगे इंट क्यों लगा है, आपने तो बोला था मेन फंक्शन बनता है, तो ये मेन के आगे इंट का क्या काम है। ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा, टेंशन मत लो कि इंट क्यों लगाया या इंट की रिप्लेसमेंट इंट की जगह कुछ और लगाया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले आप सारे डेटा टाइप्स के बारे में जान लो। इस फंक्शन के बाद रिटर्न क्यों लगाया है, फंक्शन चैप्टर जब कराऊंगा तो उसमें डेप्थ में बताऊंगा कि रिटर्न का क्या पर्पस होता है, क्योंकि रिटर्न का काम फंक्शन के लिए ही होता है। यहाँ पे ये जो रिटर्न 0 है ना, अल्टीमेटली अभी ये कुछ खास नहीं कर रहा। अभी क्योंकि ये कंपाइलर रन कर रहा है तो कंपाइलर के लिए कुछ खास नहीं है, बट रिटर्न का एक बहुत मेजर यूज है स्टूडेंट्स। अगर आप खुद का अपना फंक्शन बनाते हो ना, तो उसमें रिटर्न का बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिन्होंने पहले कोई कोडिंग पढ़ी है वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे कि रिटर्न का क्या एडवांटेज है। बट धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आज होप सभी को पहला प्रोग्राम बनाना क्लियर हुआ कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग में हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हमें सबसे पहले हेडर फाइल डालनी है, फिर अपना मेन फंक्शन शुरू करना है इंट मेन के साथ, उसके करली ब्रैकेट ओपन करने हैं, और इस करली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कोड से करवाना चाहते हैं वो लिखना है। ठीक है, और रिटर्न 0 भी अभी मैंडेटरी समझो इसे, क्योंकि आप इंट मेन यूज कर रहे हो, तो इंट मेन लगा रहे हो तो रिटर्न 0 लिखना ही पड़ेगा आपको, आप इसे नहीं छोड़ सकते। क्यों लिखना पड़ रहा है इंट की वजह से, वो सब आगे आपको डेप्थ में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए पहला प्रोग्राम होप सभी को क्लियर हुआ कि ऐसे आप सी का प्रोग्राम बना सकते हो। मतलब कोड की अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये था कि कोड की जो बॉडी बननी है वो इंट मेन के करली ब्रैकेट के अंडर बननी है। और सर अब हेडर फाइल का भी काम बता दो, क्योंकि आपने बताया था कि भाई जब भी कोड रन करता है तो कंपाइलर सीधा मेन के पास आता है। देखो भाई ठीक है, सही बात है, जब भी कोड रन करेगा तो कंपाइलर सीधा मेन के पास आएगा। मेन के पास आते ही उसने उसकी मेन की बॉडी चलाई, बॉडी में देखा उसने कौन सा फंक्शन यूज किया है, प्रिंटफ। अब जैसे ही वो देखेगा ना कि बंदे ने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया है, तो चेक करेगा, कंपाइलर जो है चेक करेगा कि प्रिंटफ इसने यूज तो कर लिया, बट क्या उसकी हेडर फाइल डाली या नहीं डाली। ठीक, अब मान लो मैं हेडर फाइल हटा देता हूं, मैंने हेडर फाइल हटा के कोड सेव कर दिया और रन किया कोड को। अब देखना क्या होगा, ये देखो एरर आ गया। ठीक, नीचे सॉरी वार्निंग आ गई, बिना उसके क्यों चल पाया प्रिंटफ, ये देखो इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटफ। ठीक, अब सर आपका कोड थोड़ा एग्जीक्यूट तो हो गया था, ठीक, उसकी वजह बताऊं स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। अगर आप यही कोड टर्बो सी प्लस प्लस में करते हैं ना, जैसे अब जो एडवांस सॉफ्टवेयर धीरे धीरे बन रहे हैं, जैसे वीएस कोड में करोगे, डेव सी प्लस प्लस में करोगे, इनमें से ना काफी सारी चीजें ऐसी हो गई है जिसमें कंप्यूटर खुद ब खुद, ये सॉफ्टवेयर का फर्क है, कोडिंग का नहीं। कोडिंग में अगर कोडिंग के रूल के हिसाब से आप चलते हो तो आपको हेडर फाइल लगाना स्टूडेंट्स मैंडेटरी है। अगर आप हेडर फाइल मिस कर रहे हो तो आप कोड गलत कर रहे हो। बट इस सॉफ्टवेयर में क्या एडवांटेज है कि सर अगर हम हेडर फाइल मिस भी कर देते हैं तो वो देखो नीचे आपको एक वार्निंग मैसेज दे देता है, वो कि इनकम वार्निंग है, एरर नहीं है। एरर होता तो कोड रुक जाता, बट वार्निंग उसने दी कि जो ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन इनकम्पैटिबल है किसकी, प्रिंटफ फंक्शन की। क्यों, क्योंकि मैंने उसकी हेडर फाइल नहीं डाली है।
तो इस सॉफ्टवेयर ने आउटपुट तो चला दिया खुद से अज्यूम करके कि भाई प्रिंटफ यूज हो रहा था, stdio होगी, बच्चे ने नहीं डाली तो कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से यूज कर लेता हूँ। बट आप अदर सॉफ्टवेयर जैसे टर्बो सी प्लस प्लस में सेम कोडिंग करते तो वो ये नहीं करता, वो इस चीज का सीधा आपको एरर देगा। ये सिर्फ वार्निंग दे रहा है, ये एरर नहीं दे रहा, वार्निंग देके आपका कोड रन कर दे रहा है। और जैसे ही मैं हेडर फाइल डाल दूंगा आप नोटिस करोगे कि अब वार्निंग भी नहीं आएगी और हमारा कोड परफेक्टली चल जाएगा। एक मिनट, कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल एंड रन। ये देखो, अब आपको नीचे आउटपुट तो आया बट नीचे कोई वार्निंग मैसेज कुछ नहीं आया है। कंपाइलेशन में इतना टाइम, कोई वार्निंग नहीं, एरर्स जीरो, वार्निंग जीरो, मतलब अब हमारा कोड परफेक्टली करेक्ट है। ठीक स्टूडेंट्स, तो होप सभी को वार्निंग, हेडर फाइल ना लगाने से क्या होगा, लगाने का क्या फायदा है, ये सारी बातें क्लियर हुई और पहला प्रोग्राम बनाना भी होप सब लोग सीख गए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेप्थ में प्रिंटफ फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।